हेलो स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हम देखेंगे विलियन अध्याय 2 का भाग 5। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। क्या देखना है इसमें। हम जानेंगे इसमें विलेयता, सॉल्युबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है। तो विलेयता को हम ध्यान से देखें तो ये दो शब्द है, विलेय है, ता है। यानी विलेय का मतलब तो आप समझते हैं कि जो विलयन में कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं, लेकिन वो यहाँ पे लेना देना नहीं है। वो भी बात सही है, जो कम मात्रा में होता है यानी हम पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि उस विलयन में उसको डाल के मिलाना, कम मात्रा में जो रहता है। तो विलेय का मतलब ये होता है लीन होना, उसमें समाहित होना। तो ये उसका गुण हो गया। यानी अगर इसको मात्रात्मक रूप में बताना हो, विलेयता का मतलब हम समझ गए कि किसी विलयन में कोई जो विलेय है कितना मिला हुआ है, मिलने का एक प्रक्रिया। लेकिन जब बात आ जाएगी कितना मिला हुआ है, जब हम पूछते हैं कितना मिला हुआ तो हम उसके मात्रात्मक की बात करते हैं, यानी उसकी मात्रा की बात करते हैं। तो मात्रा को हमने व्यक्त करने के बहुत सारे नियम देखे थे, जिसको सांद्रता के पद कहा जाता है। सांद्रता का पद यानी एक तरह से विलेयता भी क्या है, सांद्रता ही है। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा सांद्रता से अलग नियम देखेंगे, आपको धीरे धीरे बात समझ में आ जाएगा। क्या कि जो विलेयता है सांद्रता ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा हेनरी का नियम आएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर कई सारे इंपॉर्टेंट बातें आएंगी जो सांद्रता से थोड़ा हटके होंगी। हाँ, सांद्रता का एक पद इसमें इस्तेमाल होगा। सांद्रता व्यक्त करने का जो हमने मोलरता, मोललता, मोलंस, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत सब देखे थे, उनमें से केवल एक पद यहाँ पे यूज होगा विलेयता के लिए, और वो है मोल अंश। मोल अंश का यहाँ पे उपयोग होगा, केवल मोल अंश का। ये ध्यान देने वाली बात है। यानी हम सांद्रता की यहाँ पे बात नहीं कर रहे, सांद्रता से संबंधित एक अलग विषय बात कर रहे हैं कि उसमें कोई विलेय कितना घुला हुआ है, घुलने की प्रक्रिया की बात हो रही है। तो सिंपल आप समझ सकते हैं कि एक विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई, एक विलायक में कर लेंगे, विलायक की निश्चित मात्रा में, हाँ, घुली हुई किसी अवयव की अधिकतम मात्रा उसकी विलेयता कहलाती है। तो यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो एक तरह से सांद्रता ही है विलेयता। सांद्रता में हमने क्या पढ़ा था कि किसी विलायक विलयन में घुले हुए विलेय की मात्रा या अवयव की मात्रा को उसकी सांद्रता कहते हैं किसी विलयन में। यहाँ पे हम विलायक की बात करते हैं कि किसी विलायक में कितना विलेय घुला हुआ है, तो वही उसका गुण हो गया विलेयता, एस, सॉल्युबिलिटी एस। अब बता रहा है कि जो विलेयता होता है, यानी जो विलेय होने का गुण है, वो विलेय और विलायक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, ताप पे भी निर्भर करता है और दाब पे भी निर्भर करता है। विलेय और विलायक तो हम समझते हैं कि जो विलयन में कम मात्रा में हो वो विलेय, जो अधिक मात्रा में हो वो विलायक। प्रकृति का मतलब होता है उसका कैसा विलायक या विलेय आपने लिया है, मतलब उसका नेचर, जिसको हम लोग इंग्लिश में नेचर कहते हैं, नेचर, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वभाव भी बोलते हैं, या हम लोग इसको आदत भी बोलते हैं आम भाषा में। आदत का मतलब वो कैसा व्यवहार दिखाता है। जैसे पानी उदासीन है, पानी का कोई रंग नहीं होता, ना ही उसका स्वाद होता है, तो एक अलग प्रकृति का है, उसका नेचर अलग है। उसी तरह आप अल्कोहल ले लीजिए, शराब, तो उसका रंग भी अलग होता है, स्वाद भी अलग होता है। तो आप समझ रहे बात, विलेय और विलायक की प्रकृति कैसी है, तो इस पे भी निर्भर करता है। फिर कितना ताप दिया जा रहा है, टेम्परेचर आप जानते हैं, ज्यादा गर्म करेंगे तो वो और घुलने लगेगा। दाब भी दबाने पर भी, दाब देने पर भी कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है, जिसको हम लोग धीरे धीरे समझेंगे आगे क्या क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो विलेयता है दो तरह का होगा। यहाँ पे कैसे, तो हमने जाना कि महत्वपूर्ण रूप से हम द्रव विलयन को ही मान्यता देते हैं। गैसीय विलयन, ठोस विलयन हमारे योग्य ज्यादा नहीं होता, हमारे जीवन में ज्यादा योग्य द्रव्य विलयन होता है। द्रव में तीन चीजें घुल सकती है, एक ठोस भी घुल सकता है, द्रव भी घुल सकता है, गैस भी घुल सकता है। ठोस द्रव का विलयन, द्रव गैस का, द्रव का विलयन, गैस द्रव का विलयन। लेकिन यहाँ पे द्रव विलयन को नहीं लिया जाएगा। एनसीईआरटी ने
द्रव द्रव विलयन नहीं लिया, उसने केवल ठोस द्रव विलयन और गैस द्रव विलयन लिया। गैस द्रव विलयन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गैस की द्रव में विलयनता जो हेनरी का नियम का पालन करती है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस अध्याय का। वीवीआई है, ये उतना नहीं है लेकिन फिर भी हम इसे जानेंगे। ठोस की द्रव में विलयनता है, इसको हम लोग समझेंगे। तो चलिए इस बात को हम लोग शुरू करते हैं। तो मैंने बोला ना, द्रव में द्रव की विलयनता नहीं होती, द्रव में द्रव तो पूरी तरह से मिल जाता है, इसलिए वहां इसकी चर्चा यहाँ पे नहीं है एनसीईआरटी में की। यहाँ पे केवल की कि ठोसों की द्रव में विलयनता, यानी द्रव विलायक होगा उसमें ठोस कितना मिला हुआ है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स, तो निश्चित है कि जो ठोस होगा वो विलय होगा और जो द्रव होगा इसमें विलायक होगा इस विलयता में। अब इस आधार पे विलयन को दो रूप में देखा जाता है, एक हो जाता है संतृप्त विलयन, एक होता है असंतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन क्या होता है? तो सिंपल सा आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है इसको। तो मैं अगर इसका अर्थ आपको समझाऊं तो संतृप्त का मतलब होता है संतुष्ट। संतुष्ट का मतलब वो पूरी तरह से भर चुका है मतलब उसका मन भर चुका है। हम हमको संतोष है मतलब हमें पूरा मन हमारा भरा है, हमें अपनी चाहिए। उसी तरह यानी वह विलयन इसमें विलय की मात्रा पूरी हो चुकी हो, अब ज्यादा विलय उसमें नहीं घुल सकता, तो उसी को कहा जाएगा संतृप्त विलयन। ये आम सी भाषा में हो गया, आप इस तरह भी परिभाषा दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए थोड़ा सा अलग तरीके से देना क्या है कि वह विलयन जिसमें दिए गए ताप और दाब पर, हाँ, विलयन क्या होना चाहिए? निश्चित ताप होना चाहिए, दाब भी फिक्स होना चाहिए। जैसे जितना भी विलयन लिया जाता है वो एक वायुमंडलीय दाब पे लिया जाता है, एक एटीएम दाब पे। ये वायुमंडलीय दाब बदलता नहीं। टेम्परेचर हम विलयन को सामान्य टेम्परेचर पे ही लेते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस, 298 केल्विन। ये सामान्यता होता है जिसको कमरे का ताप कहा जाता है। कमरे का ये वायुमंडलीय दाब हो गया, ये कमरे का ताप, ये फिक्स ताप होता है। इतना पे ही हम लोग कोई भी विलयन बनाते हैं। आप चीनी भी पानी में डालते हैं तो वो भी एक क्या है? कमरे के ताप पे। आप उसको गर्म नहीं करते, बस केवल डाल के मिलाते हैं, तो वहाँ पे आप ताप नहीं दे रहे अलग से, ना ही दाब दे रहे, वो सब स्थिर है। तो उस स्थिति में आप चीनी को घोलिए पानी में घोलते जाइए चीनी को, तो चीनी क्या होगा? घुलने लगेगा। लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि कितना भी आप चीनी को घोलिएगा वो नहीं घुलने वाला, उसमें नीचे जो है दाना बन जाएगा, इसको रवा कहा जाता है। रवा बन के उसी तरह रहेगा। तो इस स्थिति का मतलब क्या है कि इस ताप पर और इस दाब पर जो चीनी है अब विलयन में नहीं घुल रहा पानी में, यानी विलयन पूरी तरह से क्या हो गया? संतृप्त हो गया। तो यही वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है कि दाब भी दिया रहेगा, ताप भी दिया रहेगा। ये कमरे का ताप होता है, ये दाब होता है वायुमंडल का, सामान्य तौर पे होता है। ये मापा गया, प्रयोग से निकाला गया। वायुमंडलीय दाब को, अभी जो हम खड़े हैं इस वायुमंडल में, तो इसका दाब 1 एटीएम माना गया है, और जो ताप है वो सामान्यतः 25 डिग्री रहता है, सामान्यतः रहता है हमेशा। ठंडी में हो सकता है कम हो जाए, गर्मी में ज्यादा हो जाए, लेकिन सामान्य तौर पे कमरे का ताप इतना माना जाता है इस स्थिति। हाँ, लेकिन अगर इसको ताप बढ़ा देंगे, इसलिए परिभाषा में हमें ताप और दाब दोनों का जिक्र करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसका जिक्र नहीं करेंगे तो गारंटी नहीं है कि ये विलयन संतृप्त रहेगा ही रहेगा। क्योंकि जैसे ही गर्म करेंगे इसको तो चीनी और भी घुलने लगेगा। अब जितना मन उतना चीनी डालिए, घुल जाएगा वो। तो दूसरा अब आता है, ये हो गया संतृप्त विलयन। एक आता है असंतृप्त विलयन, इसको कहा जाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा? वो विलयन क्या होगा? दिए गए ताप और दाब पर और अधिक घोला जा सकता है, उसे क्या कहा जाएगा? असंतृप्त विलयन कहा जाएगा। उस बात को भी नोट कर लीजिएगा, इस बात को भी नोट कीजिए। हमने पहला जाना ठोसों की द्रव में विलयता क्या है। अब हमने जाना कि विलयता विलय विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है, ताप और दाब पर भी निर्भर करता है। इसलिए ठोसों के द्रव में विलयता इन तीनों पर भी निर्भर करेगी, क्योंकि विलयता ये भी एक विलयता का प्रकार है, तो यह भी इस पर निर्भर करेगा। यानी ठोसों की द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले 3 कारक विलय विलायक, ताप और दाब, इनके बारे में हम देखेंगे। इसे नोट कीजिए, तब हम लोग आगे देखते हैं।
अब हम लोग देखेंगे विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक ठोसों की द्रव में। प्रभाव का मतलब आप पहले समझ लीजिए। प्रभाव का मतलब होता है या तो कम हो जाएगा या अधिक हो जाएगा, मतलब प्रभावित होगा। प्रभावित होने का मतलब या तो कम होगा नहीं तो बढ़ेगा, घटेगा या बढ़ेगा। कौन? विलेयता। या तो घटेगा या बढ़ेगा। अब जिसके चलते होता है ये का उसको कारक कहा जाता है। किसके चलते विलेयता घट रही है या बढ़ रही है उसी को कहा जाता है प्रभावित करने वाले कारक। पहला तो मैंने बोला, पहले मैंने बता दिया था, विलय विलय की प्रकृति करेगा, ताप करेगा, दाब करेगा। तो पहला है विलय और विलय की प्रकृति। इनका रंग रूप कैसा है, इनका स्वभाव कैसा है। तो बता रहे हैं यहाँ पे कि जो भी ठोस है, जो भी दिया गया द्रव है, जिस द्रव में हमें ठोस को घुलाना है वो हर द्रव में नहीं घुल सकता। मतलब प्रत्येक ठोस दिए गए द्रव में नहीं घुल सकता। क्यों? क्योंकि जो ध्रुवीय विलय है वो केवल ध्रुवीय विलायक में ही घुलते हैं, और जो अध्रुवीय विलय है वो अध्रुवीय विलायक में ही घुलते हैं। अब ध्रुवीय अध्रुवीय क्या होता है? तो आप जैसे पानी ले लीजिए, पानी को सबसे उत्तम विलायक माना जाता है। तो पानी ध्रुवीय है, कैसे? क्योंकि इस पे प्लस आवेश है, इस पे माइनस आवेश होता है। क्योंकि हाइड्रोजन, चूंकि ऑक्सीजन जो है बहुत ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर बहुत ज्यादा खींचता है, इसलिए इस पे माइनस आवेश आ जाता है, इस पे प्लस आवेश, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। यानी जिस पे ये दो आवेश आ जाते हैं उसको ध्रुवीय कहा जाता है। यानी जब दोनों आवेश हो, प्लस हो भी और माइनस हो तो पानी में कौन घुलेगा? जो ध्रुवीय विलायक होगा। जैसे HCl घुल जाएगा क्योंकि ये भी प्लस माइनस होता है। उसी तरह NaCl घुल जाएगा क्योंकि NaCl पे प्लस Cl और Cl माइनस होता है, क्योंकि ये भी ध्रुवीय है। तो पानी में ये सब, चीनी भी घुल जाएगा क्योंकि चीनी भी ध्रुवीय होता है, ये सब घुल जाएगा। लेकिन अन्य ठोस जो अध्रुवीय है, मतलब उन पर प्लस माइनस आवेश नहीं आता, वो नहीं घुलने वाले इसमें। ये ध्यान देने वाली बात है। तो ध्रुवीय ही केवल ध्रुवीय में घुलेगा। आप सिंपल सा ध्रुवीय का मतलब ये भी समझ सकते हो, इसको इंग्लिश में पोल कहा जाता है। पोल का मतलब खंबा नहीं यहाँ पे लेना देना, यहाँ पे बस उस स्थिति की बात हुई। जैसे धरती के दो ध्रुव हैं, एक ऋण दक्षिण ध्रुव, एक उत्तरी ध्रुव। उसी तरह यहाँ पे केमिस्ट्री में ध्रुव का मतलब प्लस और माइनस जब दोनों साथ साथ उपस्थित हों, यौगिक रूप। तो समझ के बात आप। अध्रुवीय मतलब जो उसमें जैसे H2 है, Cl2 है, O2 है, N2 है, ये सब अध्रुवीय है। कैसे? क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन इन पे केवल प्लस प्लस आवेश होता है, Cl इन दोनों पर माइनस माइनस आवेश होता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को दान करते हैं, यहाँ पे साझा करते हैं, इसलिए दोनों पर प्लस आवेश आता है। अब दोनों समान आवेश आ जाता है तो कोई ध्रुव नहीं बनता है, तो ये अध्रुवीय होगी। तो ये किस में घुलेंगे? अध्रुवीय विलायक में ही घुलेंगे, ध्रुवीय विलायक में नहीं घुलेंगे। ऑक्सीजन विलय होता है ऑक्सीजन पानी में, लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं होता है, हल्का। ये ध्यान देने वाली बात है। तो वो गैसों की विलयता हम देख लेंगे। यहाँ पे अभी ठोस की बात हो रही है। फिर आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि सामान्यतः एक विलय विलायक में घुल जाता है। वो विलय विलायक में घुलेगा यदि दोनों का अंतराणविक अन्योन्य क्रिया समान हो। अंतराणविक अन्योन्य क्रिया का मतलब आकर्षण, अन्योन्य क्रिया का मतलब जो दोनों के कण हैं उनके बीच लगने वाला बल समान हो। तो कहने का मतलब है अर्थात समान तो बोलता है यदि दोनों की क्रियाएं समान है। आंतरिक अन्योन्य क्रिया का मतलब दोनों अंदर मतलब जो उनके कणों के बीच आकर्षण बल है लग रहा, अगर दोनों में समान है तब तो एक दूसरे को घोल लेंगे, क्योंकि उतना ही बल से खींचेंगे तो सभी कण मिल जाएंगे। ये वाली बात है। जैसा आप देख लीजिए सोडियम क्लोराइड, जिसको नमक कहते हैं, शर्करा जिसको चीनी कहते हैं, पानी में आसानी से घुल जाता है। क्यों घुल जाता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये दोनों ध्रुवीय है, पानी भी ध्रुवीय है, ये सभी ध्रुवीय है। क्योंकि वही नेफ्थलीन और एंथ्रासिन नहीं घुलते पानी में, क्योंकि ये अध्रुवीय होते हैं। नेफ्थलीन होता है बेंजीन का छल्ला होता है, एंथ्रासिन भी बेंजीन का ही छल्ला होता है। तो ये चूंकि बेंजीन तो ये बेंजीन में घुल जाएगा, क्योंकि बेंजीन का ही रूप है। बेंजीन अध्रुवीय है, C6H6, इस पे भी प्लस, इस पे भी प्लस। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है,
इसीलिए इन पे प्लस आवेश आया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का साझा का मतलब वो भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। स्वभाव में ये विद्युत धनात्मक होते हैं दोनों ही, इसलिए निश्चित है कि यहाँ पे प्लस ही आएगा। हाँ, अगर पर्टिकुलरली कोई इलेक्ट्रॉन दे देता है इसको पूरा का पूरा, तब वहाँ पे प्लस माइनस आता है, लेकिन यहाँ पे दोनों ने साझा किया इसलिए दोनों पे प्लस है। तो यहाँ पे ध्रुव नहीं बन रहा, ये अध्रुवीय है। और नैप्थलीन एंथ्रासीन भी बेंजीन के ही छल्ले होते हैं, बेंजीन के छल्लों से बनते हैं। तो आपने बेंजीन देखा होगा इस तरह, तो 2 बेंजीन रहता है तो नैप्थलीन हो जाता है, 3 होता है तो एंथ्रासीन हो जाता है। तो ये बेंजीन में घुल जाएंगे क्योंकि ये भी अध्रुवीय हुए। यही ध्यान देने वाली बात है कि ध्रुवीय ध्रुवीय में घुलता है, अध्रुवीय अध्रुवीय में घुलता है, इसलिए एंथ्रासीन और नैप्थलीन बेंजीन में घुल जाते हैं, लेकिन सोडियम क्लोराइड और शर्करा बेंजीन में नहीं घुलते, पानी में केवल घुलते हैं। तो ये हो गया प्रभावित करने वाला पहला कारक। अब हम लोग ताप का प्रभाव देखेंगे, फिर दाब का प्रभाव देखेंगे। इसे नोट कीजिए तब तक। दूसरा प्रभावित करने वाला कारक होता है ताप, तो उसको देख लेते हैं। तो उससे पहले क्या होता है, जब भी हम विलय को मिलाते हैं विलायक में, तो मिलाते मिलाते गतिक साम्य स्थापित हो जाता है। गतिक साम्य का मतलब अब विलय में संतृप्त हो गया, अब कितना भी मिला रहे हैं तो अब विलय मिल नहीं रहा, अब धीरे धीरे पृथक हो रहा है। मतलब कहने का है कि यहाँ पे समझेंगे हम लोग, अब मिलाते जा रहे तो यहाँ पे अब नहीं मिल रहा, क्रिस्टल बन जा रहे उसके दाने, मतलब साम्य अवस्था स्थापित हो गया। यानी विलयन में हम विलय को मिलाते भी जा रहे हैं, वो मिलते भी जा रहा है, कुछ भाग उसका दाना भी बन रहा है, मतलब विलय में नहीं भी मिल रहा है। अच्छा, दोनों साथ साथ होता है, मतलब दोनों की गति साम्य हो जाती है, बराबर है। जितना विलय हो रहा है उतना ही क्रिस्टल भी बन रहे हैं, यानी विलय भी हो रहा है, क्रिस्टल भी बन रहा है, दोनों काम हो रहा है। तो इस दोनों स्थिति में गतिक साम्य स्थापित हो जाता है, मतलब विलय होने का दर और क्रिस्टल बनने का दर, इसको क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। दाना दाना जो बनता है नीचे बैठता है गेंदी में, जब दोनों समान स्थिति में होते हैं तो गतिक साम्य स्थापित हो जाता है। यानी विलय में हम जैसे जैसे विलायक में जैसे जैसे विलय मिला रहे हैं तो विलयन भी बन रहा है, लेकिन ये विलयन अलग भी हो रहा है विलायक का विलय के रूप में, मतलब विलयन जो है अलग भी हो रहा है। यानी दोनों तीर बता रहे हैं कि जैसे जैसे विलायक में विलय डाल रहे हैं तो विलयन भी बन रहा है, लेकिन क्रिस्टलीकरण भी हो रहा है, यानी विलयन अलग भी हो रहा है विलायक और विलय के रूप में, विलयन भी दिखाई भी दे रहा है। यानी विलयन में ये दोनों दिखाई भी दे रहे हैं और बन भी रहे हैं, दोनों अवस्था है, विलयन अवस्था भी है और विलय और विलायक अवस्था भी है, समझ रहे। तो इसे ये जो है ली शातलीय मतलब ली चैटलियर सिद्धांत का पालन करता है। आप 11 क्लास में पढ़े होंगे ली शातलीय सिद्धांत। उष्मागतिकी में क्या होता है, जब साम्य अवस्था स्थापित होती है, साम्य अवस्था में पढ़े होंगे, तो ली शातलीय सिद्धांत का पालन करता है। तो इस स्थिति में अब नहीं विलय हो रहा, हमें तो विलय करना है, तो हमें ताप प्रभावित करना पड़ेगा, ताप से हम गर्म करेंगे विलयन को। तो 2 कंडीशन है। यदि मान लीजिए सामान्यतः यदि विलयन लगभग संतृप्त होगा, इस स्थिति में संतृप्त हो गया लगभग, और घुलने की प्रक्रिया उष्माशोषी है, जब हम विलयन में डाल रहे हैं विलय, वो धीरे धीरे संतृप्त हो गया, अब नहीं घुल रहा, मतलब अब नहीं घुल रहा तो क्या होगा, हमें तो विलयता बढ़ानी है और घुलना है तो ताप बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन ताप बढ़ाने से पहले ध्यान देना है कि जब विलयन में विलय मिला रहे हैं तो वो उष्माशोषी है कि नहीं। उष्माशोषी का मतलब उष्मा को सोखता है कि नहीं, उसे उष्मा चाहिए कि नहीं। यानी डेल्टा एच जो सोल्यूशन का डेल्टा एच होगा, एंथैल्पी वो 0 से बड़ा होगा। इसको थोड़ा समझने में दिक्कत होती है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए विलयन है, इसका पहले से ताप जो था T1, पहले से जो ताप था 25 डिग्री था, इसको हमें बाद में हमने ताप दिया, इसको और ताप चाहिए, यानी T2 50, तो डेल्टा एच सॉल्यूशन कितना आएगा, मतलब परिवर्तन। डेल्टा का मतलब क्या होता है, परिवर्तन। उष्माशोषी है कि नहीं कैसे पता करेंगे, हम लोग जानते हैं परिवर्तन कैसे निकालते हैं, अंतिम माइनस प्रारंभिक करके, यानी अंत में कितना था प्रारंभ में कितना था। जैसे वेग परिवर्तन में क्या करते हैं, त्वरण निकालने के लिए v-u/t, उसी तरह है अंतिम माइनस प्रारंभिक। अंतिम 50 है, प्रारंभिक 25 है, कितना आया 25, यानी 0 से बड़ा। उसे चाहिए उष्मा, जब उष्मा चाहिए
तो अब ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ेगी, यानी उसे उष्मा और चाहिए, उष्मा की जरूरत है, तो विलेयता बढ़ाने, ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगा, यानी ताप बढ़ने पर वो और तेजी से विलेय होगा। समझ रहे हैं बात आप? लेकिन दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन पे हम लोग देख लेते हैं। दूसरा कंडीशन है कि यदि घुलने की प्रक्रिया, अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे में NH4Cl, NaNO3, KNO3, सोडियम नाइट्राइट, पोटेशियम नाइट्राइट, अमोनियम क्लोराइड, ये सब की विलेयता बढ़ती है ताप बढ़ाने पर, यानी इनको विलयन में डालिएगा, ताप भी बढ़ाएगा तो और तेजी से ये विलय होंगे। सामान्यतः यही हम देखते हैं कि गर्म करने पर और विलेयता बढ़ने लगती है, चाहे नमक हो या चीनी हो। लेकिन कुछ ऐसी भी स्थिति होती है जिसमें विलेयता नहीं बढ़ती, गर्म करने पर और विलेयता खत्म हो जाती है। तो किस कंडीशन में? तो यदि घुलने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होता, ऊष्माक्षेपी मतलब वो पहले से ऊष्मा दे रहा हो, तब बिना गर्म किए भी ऊष्मा दे रहा हो, तब गर्म करने पर विलेयता नहीं बढ़ने वाली, यानी उसको जितना पहले ऊष्मा था विलेय मिलाने पर और ऊष्मा देने लगा, तो ताप बढ़ाएंगे तो उल्टा होगा, अब विलेयता नहीं बढ़ेगा, विलेयता बल्कि घटेगा। जैसे निर्जल आप ले लीजिए, बिना पानी वाला ठोस लेना है हमें, Na2SO4, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड, चूना CaSO4। अपने चूना को देखा होगा कि जैसे ही पानी इसमें डालते हैं, यानी इसकी विलेयता पानी में बढ़ाते हैं, तो खुद का खुद आग देना, गर्म ऊष्मा देने लगता है, दीवार पे पोतने वाला चूना। अब उसको गर्म करने की जरूरत भी नहीं, गर्म कीजिएगा तो और खराब हो जाएगा बढ़िया से, पानी में ये नहीं घुल पाएगा। तो समझ रहे बात, ये वाली बात। अब आता है तीसरा, दाब का प्रभाव। ठोसों को मिलाना है पानी में या विलयन में, किसी भी विलायक में, तो दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा उसको देखेंगे। पहले इसको नोट कीजिए। तीसरा कारक जो होता है वो होता है दाब का प्रभाव। तो ठोसों की द्रव में विलेयता, हमने दो कारक देखा, अब तीसरा देखें। तीसरा दाब होता है। तो दाब बता रहा है यहाँ पे कि ठोसों की द्रव में विलेयता पर दाब का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है। सार्थक मतलब कोई सही अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है, दिखाई नहीं देता है दाब का प्रभाव। क्यों ऐसा क्यों होता है? तो जो ठोस और द्रव होते हैं वो बहुत ज्यादा असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य मतलब उनको दबाया नहीं जा सकता। कैसे? प्रयोग करके आप देख सकते हैं। एक सिरिंज लीजिए सुई वाला, उसमें मिट्टी भर के दबाने की कोशिश कीजिए, एक में पानी भर के दबाने की कोशिश कीजिए, आगे वाला उनका मुंह बंद कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि पानी और मिट्टी दोनों नहीं दब रहे हैं। तो निश्चित है कि ये दाब का प्रभाव इन पे नहीं पड़ता। यानी दाब परिवर्तन से सामान्यतः ये अप्रभावित रहते हैं, इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी ना घटते हैं ना बढ़ते हैं। तो ये हमने देखा ठोसों की द्रव में विलेयता और उनको प्रभावित करने वाले कारक, खत्म। अब दूसरा चालू होता है यहाँ पे गैसों की द्रव में विलेयता। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी, IIT JEE मेन के लिए भी। यहाँ से हेनरी नियम, यहीं पे आता है हेनरी नियम, जो सवाल एग्जाम में भी पूछ ले जाते हैं यहाँ से। तो गैसों की द्रव में विलेयता, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड, यहाँ से हम समझेंगे क्या होता है। तो बहुत सी गैसें बता रहा है कि जो बहुत सी गैसें हैं जल में घुल जाती हैं। ये जो भी बातें हैं सारे NCERT में लिखी गई बातें, उसी को मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। ऑक्सीजन जल में कह रहे हैं कि बहुत कम मात्रा में घुलती है। अब होगा क्यों? तो वही हम हेनरी नियम से समझेंगे आगे चल के कि क्यों ऐसा होता है। लेकिन यही कम मात्रा ऑक्सीजन की, यही जितना भी मात्रा घुला हुआ है वो जलीय जीवों को जीवित रखती है। इतना ही घुली हुई मात्रा बहुत काफी होती है, जो पानी में जीव रहते हैं, मछली या अन्य जीव। दूसरी ओर बता रहा है कि हाइड्रोजन क्लोराइड अगर लें HCl, तो ये गैस जल में अत्यधिक घुलनशील होता है, बहुत ज्यादा घुल जाता है। ऐसा क्यों? थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे जानकारी दूंगा। O2 हम देखें ध्यान से तो ये अध्रुवीय है, क्योंकि इस पे दोनों पे माइनस माइनस आवेश है। जबकि H2O क्या है? ध्रुवीय है। हमने अभी पढ़ा था कि ध्रुवीय में ध्रुवीय बहुत आसानी से घुल जाता है, लेकिन अध्रुवीय है इसलिए बहुत कम घुलता है। लेकिन वही HCl की बात करें तो इस पे प्लस इस पे माइनस, ये ध्रुवीय गैस है तो इसलिए पानी में ज्यादा घुल जाता है। तो यानी हम प्रभावित करने वाले कारक वही विलेय और विलायक की प्रकृति। समझ में आ रहा बात आपको? तो यहाँ पे हम देखेंगे गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे ज्यादा प्रभावित करता है दाब। यहाँ पे दाब उतना प्रभाव नहीं डालता, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा डालता है। वहीं से शुरू होता है हेनरी नियम, जिसको हम लोग समझेंगे।
इसे नोट कीजिए, तब हम लोग प्रभाव कारक देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अब गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक देख लेते हैं। क्या होता है? पहला, गैस और विलायक की प्रकृति। विलेय और विलायक की प्रकृति नहीं कहेंगे, यहाँ पे गैस कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे गैस लिया जा रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी क्या दे रहा है, जो भी गैस है जो आसानी से द्रवीभूत हो जाती है, द्रवीभूत मतलब दबाव डालने पर पानी जैसा हो जाती है, द्रव बन जाती है, तो ऐसी गैसें पानी में अधिक घुलती हैं। ये सामान्य सिस्टम हो गया पहचानने का। लेकिन थोड़ा और नियम क्या है उसको देख लीजिए कि ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायकों में अधिक विलेय होते हैं। ध्यान देने वाली बात है, ध्रुवीय गैस है, अगर वो गैस ध्रुवीय है तो ध्रुवीय विलायक में बहुत तेजी से घुलेगा। जैसे पानी ध्रुवीय होता है, ये विलायक है पानी, इस पे प्लस इस पे माइनस। और ध्रुवीय गैस में ले लीजिए आप HCl गैस ले लीजिए, यहाँ पे सारा लिखा गया है NH3 माइनस प्लस, HCl प्लस माइनस, SO2 प्लस माइनस। तो जहाँ पे प्लस माइनस आवेश छिपा रहता है वहाँ पे ध्रुव बन जाता है। अब ध्रुव का मतलब आप लोग समझते हैं, जैसे धरती का 2 ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, क्योंकि उसके 2 पॉइंट है, इस पे वो रिवर्स करता है, घूमता रहता है। उसी तरह यहाँ पे H2O का भी 2 पॉइंट्स है, इसे ध्रुव कहा जाता है, इस यौगिक का ध्रुव। तो इसीलिए कहा जा रहा है ध्रुवीय यौगिक में ध्रुवीय गैसें ही ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय गैसें बहुत तेजी से घुलेंगी। लेकिन जस्ट उसका उल्टा, अगर इसको आप ध्रुवीय गैसों को, इन गैसों का पर अध्रुवीय विलायक में डालिएगा तो नहीं घुलेंगी या कम घुलेंगी। अध्रुवीय किसे कहेंगे? तो जिस विलायक में प्लस आवेश माइनस आवेश साथ साथ न हो। जैसे C6H6 बेंजीन है, इस पे भी प्लस होता है, इस पे भी प्लस होता है, जिस कारण से इसका ध्रुव नष्ट हो जाता है। जब समान आवेश होते हैं तो ध्रुव नहीं बनता, नष्ट हो जाता है, लेकिन विपरीत आवेश होते हैं तो ध्रुव बनता है। तो यही ध्यान देने वाली बात है। इसी प्रकार अध्रुवीय होगा अगर गैस, तो अध्रुवीय विलायक में बहुत तेजी से घुलेगा। जैसे बेंजीन में बेंजीन अध्रुवीय विलायक है, तो इसमें जो भी गैसें होंगी अध्रुवीय, जैसे N2O2 C2H2, जैसे N2 है, इस पे माइनस इस पे माइनस, अब दोनों माइनस इंटरेस्ट हो जाता है इनका ध्रुव, तो ये अध्रुवीय हो जाते हैं, ध्रुवीय नहीं रहते। तो ये सब गैसें किस में घुलेंगी? अपने ही जाति में घुलेंगी, मतलब समान को घोलता है। वही नियम है, जो समान है वो समान को घोलता है। जबकि ध्रुवीय डालिएगा इन विलायकों में, बेंजीन में, तो नहीं घुलने वाला उतना या कम घुलेगा। तो ये हो गया पहला प्रभाव कारक, जिसको कहा जा रहा है गैस और विलायक की प्रकृति। दूसरा हम लोग देखेंगे ताप का प्रभाव, तीसरा फिर दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी हम लोग ताप का प्रभाव देख लेते हैं, इसे नोट कीजिए तब तक। दूसरा जो प्रभाव कारक है उसे कहा जाता है ताप। हम लोग देखेंगे ताप का प्रभाव। ताप का मतलब क्या होता है? तो ताप का मतलब ऐसा नहीं कि केवल गर्म करना होता है। ताप का मतलब होता है कि आप दोनों देख रहे हो, दोनों स्थितियां, ठंडा कितना है और कितना गर्म है, यानी आप उसका दोनों स्थिति में मैनेज कर रहे हो, मेजर कर रहे हो, माप रहे हैं। तो ठंडा और गर्म जब हम दोनों को मापते हैं तो उस मापन को ही ताप कहा जाता है। इसका क्या प्रभाव पड़ता है ठंडा करने पर या गर्म करने पर? तो अभी यहाँ पे हम फॉलो कर रहे हैं गर्म करने का ही। बता रहे कि ताप बढ़ने पर जो गैस है, किसी गैस की द्रव में विलेयता घटती है। कैसे घटती है? तो आप समझ रहे हैं कि आप जानते हैं कि गर्म करने पर गैस दूर दूर भागते हैं, ठंडा करने पर पास पास आते हैं। एक प्रयोग भी आप देख सकते हैं कि ठंडी के दिनों में कुहासा घेर लेता है चारों तरफ, बूंद बूंद, यानी ठंडी के दिनों में एनर्जी जो है गैसों का कम हो जाता है, ऊर्जा, और जिस कारण से वो पास पास आने लगते हैं। ठंडा के दिन में इनका एनर्जी कम हो जाता है, ये पास पास आके जल का बूंद बना लेते हैं। कि वही गर्मी के दिन में नहीं दिखाई देते, क्योंकि गर्मी में इनका तापमान बढ़ जाता है, एक दूसरे से दूर दूर भाग जाते हैं और गैस गायब हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते। तो समझ रहे बात? यानी कहने का मतलब है पानी में हम या कोई भी द्रव में गैस को घोल रहे हैं और गर्म करेंगे तो उसमें घोलने का मतलब उसको हम पास पास ला रहे हैं, उसमें पानी में पास पास लाने की कोशिश कर रहे हैं उस द्रव के अंदर। गर्म करने का मतलब ये दूर दूर भागेंगे तो नहीं मिल पाएंगे विलेय में बढ़िया से, ये विलेयता घटेगी। तो वही तो बता रहा है कि घुलने की प्रक्रिया में जो गैस होते हैं
उनके आयतन में संकुचन होता है, यानी उनका जो आयतन था वो विलयन में डाल रहे हैं हम पानी में या किसी भी द्रव में, तो क्या हो रहे हैं, पास पास आ रहे हैं, यानी उनका आयतन घट रहा है और ऊर्जा उत्सर्जित होती है, ऊर्जा निकल रही है। हम जानते हैं कि गैस कब पास पास आते हैं, जब उनकी ऊर्जा कम होती है, उनका ताप कम होता है तो ऊर्जा कम होती है। हम दो तरह से आयतन गैस को दबा सकते हैं, उसको द्रव कर सकते हैं, आपने पढ़ा भी होगा थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी में, उसका ताप कम करके और दाब बढ़ा के गैसों को संकुचित किया जा सकता है। यानी जितना पहले ऊर्जा था वो कम हो रहा है और कम होकर क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है बाहर से विलयन से। यानी ये कौन सी प्रक्रिया है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया। यानी जब भी गैस घुलते हैं तो उनका ऊर्जा घटता है पहले से, वो विलयन में जैसे ही संकुचित होते हैं तो जो ऊर्जा घट के कहाँ जाता है, बाहर निकलता है, यानी ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। और ली सातल्य सिद्धांत के अनुसार, अब ये ली सातल्य सिद्धांत क्या है, तो ये थर्मोडायनेमिक्स आपने साम्य अवस्था पढ़ा होगा 11 क्लास में, तो इसी के अनुसार है। क्या ली सातल्य सिद्धांत था कि अगर विलयन में घोलने की प्रक्रिया उष्मा शोषी है, यानी उसको और उष्मा चाहिए, तब आप ताप बढ़ाइएगा तो विलयनता बढ़ेगी। लेकिन उष्मा छेपी है, वो पहले से ऊर्जा फेंक रहा है, उष्मा बाहर फेंक रहा है, उसको गर्म कीजिएगा तो विलयनता घटेगी। तो पहले से उष्मा छेपी प्रक्रिया है। अब ली सातल्य सिद्धांत के अनुसार हम ताप बढ़ाएंगे, उसका उच्च ताप करेंगे तो शाम में क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा में हो जाएगा, यानी जो आयतन संकुचित होकर विलयन में जा रहा है विलय का गैस का, वो अब फैलने लगेगा, तो विलयता क्या होने लगेगी, घटने लगेगी। यानी ताप बढ़ाने पर विलयता क्या हो जाती है, घटती है। गैस में हम द्रव में गैस को डाल रहे हैं तो इसका आयतन संकुचित हो रहा है, द्रव में मिलते जा रहा है, विलयन बनते जा रहा है, साम्य अवस्था स्थापित हो रहा है और ऊर्जा बाहर निकल रही है। इसका मतलब ये डेल्टा एच माइनस निगेटिव कैसे हुआ, बीई का मतलब होता है, ये बीई लिया जाता है निगेटिव से, NEGATI बीई, तो ये हटा, इसके बदले में माइनस ले लिया जाता है, इसके बदले में बीई ले लिया जाता है, तो निगेटिव ऐसे हुआ है। तो कैसे आया माइनस में, तो मान लीजिए विलयन जो हम लिए थे उसका पहले ताप था 20 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे ही गैस डालने लगे, इसमें गुलाने लगे, तो ऊर्जा बाहर निकल गया, अब घट गया, 10 डिग्री सेल्सियस हो गया उष्मा मान के चलते हैं, ताप नहीं उष्मा, ताप तो हमें बढ़ाना है ना, इसीलिए उष्मा। मान लीजिए पहले इसका ऊर्जा जो था उष्मा या ऊर्जा 20 कैलोरी था, अभी हमने इसको गर्म किया तो उष्मा छेपी है, उष्मा खुद बाहर फेंक रहा है, तो उष्मा बाहर फेंक रहा है, तो मान लीजिए उष्मा इसने बाहर फेंक दिया 10, तो घट के कितना हो गया, 10 कैलोरी हो गया। तो आप सुना होंगे परिवर्तन कैसे निकालते हैं, डेल्टा एच, अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम कितना 10, प्रारंभिक कितना 20, घटाएगा तो किस में आएगा, माइनस में आएगा। यानी हम परिवर्तन बाद में कितना हुआ, शुरू में कितना था, तो बाद वाले में से शुरू वाले में से घटाते हैं तो परिवर्तन आ जाता है। तो शायद आप समझ गए निगेटिव कैसे लिखा गया, तो सारी बात मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव कारक होता है दाब, इसी पे बेस्ड है हेनरी नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम से भी, IIT JEE के लिए भी। इसको समझना है तो थोड़ा सा इसमें डिटेल में है, आगे जानेंगे, थोड़ा सा समझ लीजिए यहाँ पे कि किसी विशेष द्रव में किसी गैस की विलयता दाब बढ़ाने पर बढ़ती है। कोई भी द्रव, चाहे पानी हो चाहे अन्य द्रव हो, उसमें गैस को अगर मिलाना चाहते हैं, विलय करना चाहते हैं, तो ताप बढ़ाइए, वो विलय हो जाएगा, उसमें घुल जाएगा। ताप बढ़ाने पर विलयता बढ़ेगी। कैसे? ध्यान देने वाली बात क्या है कि ताप को आपको कम करना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि ताप बढ़ाते रहें और दाब भी बढ़ा के गैसों को संकुचित कर लेता, ऐसा नहीं हो सकता। ताप को कम करना पड़ेगा, तब जाके दाब बढ़ाइएगा तो गैस पास आ जाएंगे। सिंपल सा प्रयोग, आप सिलेंडर देखते होंगे, सिलेंडर में जो भी LPG भरा रहता है वो किस तरह भरा रहता है, दबाव बढ़ा के उस पर दाब डाला जाता है। जैसे जैसे दाब डालते हैं वैसे वैसे द्रव बनता जाता है। उसी तरह किसी भी विलयन में, हम किसी भी विलायक में हमको गैस को मिलाना है तो हम दाब बढ़ा के कर सकते हैं ऊपर। या सिंपल सा आप मान लीजिए
ये बर्तन है, इसके ऊपर यहाँ तक पानी, यहाँ तक गैस भरा है। ऊपर से पिस्टन लगा दीजिए और इसको दबाइए, क्या होगा, गैस के काउंट में जाके मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आंशिक दाब नियम पालन करता है। आंशिक बड़ा फेमस नियम है, हेनरी का नियम, बहुत ही मस्त, समझेंगे आप बाद में आगे चल के बहुत अच्छे से। इतना आप नोट कीजिए, तब मैं इसके बारे में डिटेल में हम लोग जाने। हेनरी का नियम, आंशिक वाष्प दाब, डाल्टन का नियम दाब से संबंधित है। अभी आप इतना जान गए कि दबाव बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, पहले से नोट कीजिए। तो गैसों की द्रव में विलेयता का सबसे ज्यादा प्रभाव दाब का होता है और दाब से संबंधित कई सारे नियम दिए गए, तो उसको समझ लेते हैं हम लोग। ठीक, दाब का प्रभाव पड़ता है, गैस और विलायक की प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन दाब का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है गैस को मिलाने में, किसी विलयन में, किसी द्रव में। तो उसके लिए हेनरी ने नियम दिया, डाल्टन ने नियम दिया। तो हेनरी का नियम ज्यादा फेमस है, उसको हम लोग समझेंगे। हेनरी ने क्या किया, सबसे पहले गैस की विलायक में विलेयता और दाब, दाब मतलब P और विलेयता मतलब यस, सॉल्युबिलिटी, उसको यस ले लेते हैं। इसके बीच में उन्होंने मात्रात्मक संबंध लिया। मात्रात्मक संबंध मतलब उस विलायक में कितना गैस घुला हुआ है, कितना, कितना का मतलब उसको मापना है, उसे कहा जाता है मात्रात्मक। संबंध दिया मतलब एक सूत्र दिया, एक नियम बताया, हेनरी ने दिया। क्योंकि वो नियम हेनरी ने दिया इसलिए उसको कहा जाता है हेनरी नियम। समझ रहे बात, क्या हेनरी ने दिया नियम, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। मतलब किसी गैस को किसी द्रव में मिलाना है तो जितना ज्यादा दाब बढ़ाइएगा उतना ही ज्यादा वो विलय होता चला जाएगा, जितना ज्यादा दाब बढ़ाइएगा उतना ही ज्यादा वो विलय होता चला जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि ताप हमेशा स्थिर रहना चाहिए। मतलब जिस ताप पे लिया गया है विलायक को उसी ताप पे रहना चाहिए। ताप ज़्यादा बढ़ेगा तो गैस नहीं उसमें मिल पाएगा, ज़्यादा घटेगा तो भी प्रॉब्लम है, इसलिए इसको नियत रखा जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं गैस जो है गर्म करने पर फैल जाती है तो मिल नहीं पाएंगे विलयन में। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे जो उन्होंने समझाया था हेनरी ने, वो कुछ इस प्रकार समझाया था कि मान लीजिए बर्तन है, इस बर्तन में यहाँ पे द्रव भरा है, इसके ऊपर सभी गैसें भरी हुई हैं, इनको हमें इसमें मिलाना है, इस द्रव में डालना है। तो ऊपर से पिस्टन लगा के इस पे दाब डालेंगे, तो जैसे जैसे P इसमें दाब बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये इसके अंदर विलय होता चला जाएगा, एंड जैसे जैसे दाब बढ़ेगा वैसे वैसे वो विलयन में विलय होता चला जाएगा इस द्रव के ऊपर या विलायक के ऊपर जितने भी गैसें हैं। ये नियम दिया उन्होंने, हेनरी ने दिया। लेकिन इन्हीं के समय के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था डाल्टन। तो जॉन डाल्टन ने क्या कहा, डाल्टन को समझेंगे। डाल्टन ने भी लगभग ऐसा ही नियम दिया था, लेकिन वो आंशिक दाब का नियम दिए थे, जिसे आप 11 क्लास में पढ़े होंगे। डाल्टन ने निष्कर्ष निकाला कि किसी द्रवीय विलयन, अगर वो विलयन द्रव वाला होगा, उसमें पानी भी ले सकते हैं या कोई भी द्रव ले सकते हैं, उस द्रवीय विलयन में गैस की विलेयता, जो गैस घुला हुआ है उसकी विलेयता गैस के आंशिक दाब पर निर्भर करती है। जो गैस की विलेयता है यस, किस पर निर्भर करती है, आंशिक दाब। उन्होंने केवल दाब नहीं कहा था, उन्होंने आंशिक दाब कहा था, पर निर्भर करती है। और मतलब कि डाल्टन ने भी लगभग यही नियम दिया था, लेकिन उन्होंने केवल दाब नहीं कहा था, उन्होंने आंशिक दाब का प्रयोग किया था। तो अब थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। मतलब क्या है कि ये बर्तन है, इस बर्तन में द्रव लिया है आपने, इसके ऊपर अलग अलग गैसें होंगी। ये वायुमंडल है, वायुमंडल में एक तरह का तो गैस है नहीं, इसमें O2 भी है, N2 भी है, CO2 भी है, फिर से SO2 भी है, सारे गैसें हैं, CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इन सब का अलग अलग दाब है, ये सब अपना अलग अलग दाब रखती है। तो चूंकि ये सब अलग अलग दाब रखती हैं, बहुत कम मात्रा में होता है, इसलिए इसको डाल्टन ने आंशिक दाब कहा है। इस बर्तन के ऊपर सबके कण है, इसके भी कण है, इसके भी कण है, इसके भी कण है,
उन्होंने क्या कहा कि जो विलेयता होती है गैस की वो उसके आंशिक दाब पर निर्भर करती है। यानी इनका जो दाब है, खुद अपना दाब, इन पे हमें दाब नहीं लगाना पड़ेगा, खुद दाब लगाएंगे द्रव की सतह पे। N2 भी लगाएगा, CO2 भी लगाएगा, तो वही सबसे ज़्यादा इसमें घुलेगा जिसका दाब, आंशिक दाब ज़्यादा होगा। यानी N2 अगर मान लीजिए O2 ज़्यादा दबाव रखता है इन सभी से, अपना आंशिक दाब ज़्यादा रखता है, तो वो O2 ज़्यादा इसमें विलय हो जाएगा। तो यही वाली बात उन्होंने इस तरह नियम दिया। इन्होंने सिंपल सा कह दिया कि ऊपर जो भी गैस के कण भरे हैं उनको दबाएंगे पिस्टन लगा के, तो पूरा इसी में घुलेंगे, जैसे जैसे दाब लगेंगे वैसे वैसे घुलेंगे। उन्होंने इस तरह कहा, लेकिन यहाँ पे डाल्टन ने कुछ इस तरह कहा, जैसे मैंने अभी बताया आपको, ये डाल्टन का नियम था। तब अगर हम दोनों के नियम को मिलाकर एक नया नियम निकाले तो हेनरी का नियम थोड़ा बदल जाता है। ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे कि विलियम की, यदि विलियन में गैस के मोलस को उसकी विलेयता का माप माने तो, यानी करना क्या है, ये जो हम विलेयता बार बार कर रहे हैं उसको हम एक सांद्रता पद ले लेते हैं जिसको कहा जाता है मोलस। एनसीईआरटी भी कह रहा है कि विलेयता को किस रूप में लेना है, मोलस के रूप में लेना है। यानी क्यों, क्योंकि विलेयता करने से केवल गुण का पता चलता है कि विलयन, उसमें जो विलय है उसमें विलय हो रहा है, लेकिन कितना हो रहा है वो नहीं पता चलता। कितना के लिए हमें कोई ना कोई सांद्रता की इकाई लेना पड़ेगा, मात्रात्मक, चाहे मोलरता लीजिए, चाहे नॉर्मलता या फॉर्मलता या मोलरता, लेकिन सबसे अच्छा कणों की संख्या बताने वाला मोलस होता है, इसलिए यहाँ पे मोलस लिया जाता है। तो मान लिया कि विलेयता क्या है, यहाँ पे मोलस। तो अब हेनरी का नियम क्या हो जाएगा, तो अब देखिए हेनरी का नियम, हेनरी का नियम नहीं, अभी इन्हीं के अनुसार, डाल्टन के अनुसार पहले समझ लेते हैं। किसी विलयन में गैस का मोलस, विलेयता की जगह पर हम मोलस ले रहे हैं, गैस का मोलस उस विलयन के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। यानी मैंने वही बात बोला कि इस विलयन के ऊपर, इस विलायक के ऊपर जो भी गैस है, O2, N2, CO2, इनका मोलस, किसका मोलस सबसे ज्यादा होगा इस द्रव में, O2 का कि N2 का कि CO2 का, ये निर्भर करेगा इन सब के आंशिक दाब पर। PO2, PN2, PCO2, किसका सबसे ज्यादा दबाव है, इसका आंशिक दाब सबसे ज्यादा होगा, उसी का मोलस इस विलयन में ज्यादा होगा। मतलब उसी के मोलस का मतलब मोलों की संख्या, कणों की संख्या, उसकी मात्रा, सबसे ज्यादा मात्रा उस विलयन में उसी गैस का होगा जिसका आंशिक दाब सबसे ज्यादा होगा। ये वाली बात है। तो अब हम, यानी X समानुपाती P, जिस गैस का आंशिक दाब ज्यादा होगा उसकी मोलस उसमें ज्यादा होगी, मतलब मोलस का मतलब ज्यादा, मोलस का मतलब उस गैस का मात्रा उसमें ज्यादा होगा, मोलों की संख्या उसकी ज्यादा होगी उस विलयन में। तो इस कारण से ज्यादातर पानी में कौन घुला रहता है, O2 ही। ये सब गैसें कम घुली होती है, यानी कहीं ना कहीं O2 का आंशिक दाब ज्यादा है, हम समझेंगे आगे। फिर तो अब इन दोनों बातों को मिला के हम हेनरी का एक सामान्य नियम तैयार करेंगे, जो फाइनल नियम भी आप उसको भी बता सकते हैं डायरेक्ट, या आप पूरा डिटेल में भी लिख सकते हैं। तो इसे नोट कीजिए, तब हम लोग हेनरी का एक, इन दोनों को मिलाकर हेनरी का सामान्य रूप देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग हेनरी नियम का सामान्य रूप देख लेते हैं। तो अब हम पहले हेनरी नियम का हमने देखा कि हेनरी ने कहा कि गैस की विलेयता उसके दाब के, उसके ऊपर लगे दाब के समानुपाती होती है, जितना गैस पर दबाव डालेंगे वो वैसे ही विलायक में मिलता चला जाएगा। फिर डाल्टन ने दिया कि नहीं, आंशिक, उन्होंने भी वही नियम दिया लेकिन थोड़ा उनका अलग नियम था, प्रत्येक गैस का आंशिक दाब के समानुपाती होता है उसकी विलेयता। यहाँ पे विलेयता का मोलन से लिया गया। तो अब हम लोग कहेंगे कि किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन में गैस के मोलस के समानुपाती होता है। यानी गैस को किस रूप में लेना है, वाष्प अवस्था में। वाष्प या गैस लगभग एक ही होता है, लेकिन ध्यान रहे पानी के भाप को ही, पानी के गैस को ही वाष्प कहा जाता है। तो कह रहा है कि गैस के वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, यानी गैस अपना, हर गैस दाब लगाती है, हर गैस चलती है दाब लगाती है, तो उनका अपना अपना आंशिक दाब है। आंशिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बहुत ही न्यूनतम दाब होता है, इसलिए आंशिक दाब कहा जा रहा है। तो जिस विलयन में वो गैसें है, तो
विलयन में जो गैस है मोलंस के समानुपाती थे। मोलंस मतलब अपने ही मोलंस, उस विलयन का मोलंस। तो मोलंस आप समझते हैं मोलंस क्या होता है? तो उस मोलंस आप निकालना जानते हैं किसी भी तत्व का। ए है तो उसका मोलों की संख्या बटा में टोटल विलयन के मोलों की संख्या, मतलब उस विलयन में कितना उसके मोल उपस्थित है, कितना कण उपस्थित है। मोलों की संख्या मतलब कितने कण उपस्थित है। एक मोल में आप जानते हैं कि एक मोल में कितने कण होते हैं, 10.022 × 10⁻23 कण होते हैं। इस तरह कितने मोल है, n मोल, n मोलों की संख्या यानी n कण, इतना में n से गुणा कर देंगे तो ये वाली बात होती है। यानी वो जो गैस है अपने मोलस के समानुपाती, यानी इसका जितना आंशिक दाब होगा उतना ही ज्यादा उसके मोल अंश होंगे उसमें। कहने का मतलब है कि जितना ज्यादा वो मोल अंश में है, यानी विलयन में वो जितना ज्यादा उपस्थित है, ये x का मतलब मोल अंश होता है, उल्टा यहाँ पे कर दिया गया है, यानी P समानुपाती x कर दिया गया है। यानी वही गैस ज्यादा मात्रा में उस विलयन में होगा जिसका आंशिक दाब ज्यादा होगा। यानी आंशिक दाब ज्यादा है यानी वो विलयन में अधिक मात्रा में घुला हुआ है। समझ रहे बात? मोल अंश का मतलब उसकी मात्रा ज्यादा है, उसमें मोलों की संख्या। बराबर करने के लिए एक नियतांक लिया जाता है KH। तो यहाँ पे नियतांक लिया गया KH, इसको हेनरी नियतांक कहा जाता है। ये नियतांक कैसे लिया जाता है? ये दोनों समानुपाती है, बराबर नहीं है, यानी ये एक फिक्स अनुपात में बढ़ रहे हैं। एक फिक्स अनुपात में, मान लीजिए 2 के बढ़ रहा है तो ये 4 में बढ़ रहा है, ये 4 में बढ़ रहा है तो ये 8 में बढ़ रहा है, ये 3 में मान लीजिए, हाँ, फिर ये 8 में बढ़ रहा है तो ये 16 में बढ़ रहा है। यानी फिक्स अनुपात में ये 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 2, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, यानी 2 के अनुपात में बढ़ रहा है। तो समानुपात में बढ़ रहे हैं और वो अनुपात कितना है 2, और 2 से हम जब इधर वाले साइड वाले में गुणा कर देते हैं तो बराबर हो जाता है। यानी इस तरह थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। यानी कि ये समानुपाती है, यानी इनका अनुपात क्या है, समान है। इनका आप अनुपात निकालेगा तो नियत आएगा, समान आएगा। समान मतलब बार बार एक ही चीज आएगा, इन दोनों का अनुपात बार बार एक ही आएगा, इसलिए समानुपाती समानुपाती कहा जाता है। ये दोनों समानुपाती है, मतलब इनका अनुपात एक समान मान दे रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने अभी 2 करके दिखाया, इसको नियतांक हम लोग बोल देते हैं, यानी एक फिक्स पॉइंट पर ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। और उस नियतांक को क्या कहते हैं? यहाँ पे हेनरी का था इसलिए हेनरी ने कैसे ले लिया। अब ये मान प्रायोगिक रूप से निकाला जा सकता है, शायद आप बात समझ गए होंगे नियतांक क्यों लिया जाता है। अब हम थोड़ा इसका विशेष ग्राफ देखेंगे और उस ग्राफ से इस केस का मान भी निकाला जा सकता है। इसे नोट कीजिए, तब हम लोग आगे ग्राफ देख लेते हैं। हम यहाँ पे हेनरी नियम का ग्राफ खींचेंगे। इसमें करना क्या है कि हम x अक्ष पे मोलस ले लेंगे और y अक्ष पे वाष्प दाब ले लेंगे। और इनके बीच ग्राफ खींचेंगे तो हम जानते हैं कि वाष्प दाब, आंशिक दाब जो है वाष्पदारी, आंशिक दाब मोलस के समानुपाती होता है। तो समानुपाती मतलब दोनों समान अनुपात में रहते हैं, जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे ये बढ़ेगा। यानी इसका मान यहाँ पे लेंगे तो ये यहाँ पे, यानी एक निश्चित रेखा, निश्चित अनुपात में बिंदु मिलेंगे और सीधी रेखा जाएगी। और बता रहा है कि ये जो रेखा का ढाल है यहाँ पे ग्राफ में, तो आप देख सकते हैं कि यदि गैस के आंशिक दाब और विलयन में उसके मोल अंश के बीच ग्राफ खींचे तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है जिसका ढाल हेनरी स्थिरांक देता है। तो यहाँ पे जो ढाल होगा, ढाल कैसे बनाएंगे, इस तरह, ये x अक्ष और ये y अक्ष, और यहाँ पे थीटा, इसका आप ढाल निकालें, ढाल का मतलब tan थीटा। तो लंब बटे आधार, लंब क्या हो जाएगा p, आधार क्या हो जाएगा x, p बटे x। और ये क्या देता है, यही हमारा हेनरी स्थिरांक KH देता है। तो KH यानी हम इसके जगह पे लिख सकते हैं tan थीटा के बराबर KH p बटा x। तो ये ग्राफ से आएगा, इसे आप नोट कीजिए। तब हम लोग हेनरी स्थिरांक का कुछ मान देखेंगे और हेनरी स्थिरांक से संबंधित विलेयता का गुण देखेंगे। तो इसे नोट कीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे हेनरी स्थिरांक का पानी में घुले गैसों के लिए विभिन्न मान। यहाँ पे देख सकते हैं पानी में इन गैसों का हेनरी स्थिरांक का मान दिया गया सारणी में।
यहाँ पे बहुत सारे इम्पोर्टेंट आपको फैक्ट और थ्योरी मिलेंगे, उसको ध्यान से देखिए। आप देख रहे हैं हीलियम 293 केल्विन पर ये तापमान है, इसको आप लगभग इसको डिग्री सेल्सियस में बदल के देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे केल्विन में तापमान लिया जाता है। तो इसके लिए केएच का मान 144.97 है। उसी तरह इस प्रकार है, घटते क्रम में है, घटते क्रम में नहीं है, लेकिन हाँ ध्यान से देखें तो थोड़ा सा नीचे कम होते जा रहा है। तो तापमान समान है 293, 293, 293 और मान अलग अलग आ रहा है केएच का, अलग अलग गैसों के लिए। तापमान समान है लेकिन मान अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग आ रहा है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि समान ताप पर विभिन्न गैसों के लिए जो केएच का मान होता है अलग अलग होता है। क्यों होता है? तो इससे स्पष्ट ये हो रहा है कि जो केएच का मान है वो गैस की प्रकृति पर निर्भर कर रहा है। जैसा गैस रहेगा वैसा केएच का मान रहेगा, यानी अलग अलग गैसों के लिए केएच का मान भी अलग अलग होता है। ये स्पष्ट हो रहा है सारणी से। तो ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसे आप नोट कर दीजिएगा। ध्यान देने वाली बात क्या है कि समान ताप पर अलग अलग गैसों के लिए केएच का मान भी अलग अलग होता है। तो समान ताप है और केएच का मान अलग अलग है, इसका मतलब कि अलग अलग गैसों पर निर्भर करता है केएच का मान। तो ये पॉइंट पता चला। दूसरा पॉइंट आप देखिए कि हम देख रहे हैं कि P बराबर होता है KH × X हेनरी नियम से, और हम लोग जानते हैं कि अगर KH को इधर भेज दें तो P/KH हो जाएगा। अब KH का मान बढ़ाएंगे तो ये इसका मान घटेगा। इसको दाब को इस रोक दिया जाए, इसको मान लिया जाए 1, 2, 3 या इसको इकाई मान लिया जाए। जैसे जैसे KH का मान बढ़ाते जाएंगे और इस पे भाग करते जाएंगे तो इसका मान घटता चला जाएगा। 1 से भाग ऊपर 1 मान ले, इसको 1 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 2 से भाग करेंगे तो 0.5 आएगा, 3 से भाग करेंगे तो मान घटता चला जाएगा। समझ रहे बात? तो अब आप समझ गए बात को। KH का मान सबसे अगर जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसकी विलेयता कम होगी। X का मतलब विलेयता, इसका मतलब मोलस होता है, लेकिन मोलस विलेयता की जगह पे लिया गया है। तो KH बढ़ेगा तो ये घटेगा, मोलस घटेगा, मोलस घटना मतलब विलेयता उसकी घटेगी। तो सबसे ज़्यादा KH किसका है? हीलियम गैस का, यानी हीलियम की विलेयता सबसे कम होती है पानी में। और सबसे कम किसका है? वाइनिल क्लोराइड का 0.611 और इसका भी है, लेकिन इसका है वाइनिल क्लोराइड सबसे ज़्यादा घुलनशील होगा पानी में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, इसलिए दिए गए दाब पर KH का मान जितना अधिक होगा द्रव में गैसों की विलेयता उतनी ही अधिक कम होगी। तो KH का मान ज़्यादा होगा तो विलेयता सबसे उसकी कम होगी। एक और पॉइंट ध्यान देने वाली है कि N2 2 बार लिखा है। 293 पे इसका मान 76.48 है KH का मान, और 303 यानी 303 केल्विन पे 88.84। उसी तरह यहाँ पे भी ध्यान देने वाला बात है कि O2 293 पे मान 34 है इसका, 303 पे 46.8 है। इसका मतलब इनका मान ताप बढ़ाने पे बढ़ रहा है। KH का मान N2 के लिए O2 के लिए ध्यान से देखा जाए तो ताप बढ़ाने पर, पहले ताप 293 था, आप 303 किए तो KH का मान भी बदल गया, बढ़ रहा है, यहाँ पे भी बढ़ रहा है। यानी इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है इससे कि N2 और O2 के लिए ताप बढ़ाने पर KH का मान बढ़ रहा है। हम जानते हैं कि KH का मान बढ़ता है तो विलेयता घटती, यानी मोलस उसके घटेंगे। मोलस मतलब मोलों के मोल, जो मतलब कि मोलों की संख्या घटेगी, मतलब अवयवों की संख्या बिलियन में घटेगी, और उसका घटने का मतलब विलेयता कम होगा। ये विलेयता है, तो KH का मान बढ़ने पर विलेयता कम होती है, यानी ताप बढ़ने पर N2O2 की विलेयता पानी में घटती है। इसीलिए गर्मी के दिनों में क्या होता है कि ऑक्सीजन की विलेयता पानी में कम हो जाती है, इसलिए गर्म पानी में मछलियाँ रहना पसंद नहीं करती, लेकिन ठंडे पानी में रहना पसंद करती हैं, क्योंकि ठंडे पानी में तापमान कम रहता है, इसलिए KH का मान भी कम रहता है और विलेयता बहुत ज़्यादा होता है। यही कारण है कि ठंडे गर्म पानी की तुलना में ठंडे पानी में जलीय जीव रहना पसंद करते हैं। तो उस बात को भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस बात को आप नोट कर लीजिए, इसे नोट कीजिए, तो मैं मिटा के यहाँ पे लिख देता हूँ।
तो यहाँ पे होगा N2 और O2 का ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है। ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है। देख सकते हैं ताप बढ़ाने पर KH का मान बढ़ रहा है, मतलब विलेयता घटेगी इसकी। ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है, इसीलिए यही कारण है कि यहाँ लिखेंगे यही कारण है कि गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में रहना जलीय जीवों के लिए अधिक आरामदायक होता है। तो ये पॉइंट्स हो गए, इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग हेनरी नियम का अनुप्रयोग देखेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं हेनरी नियम का अनुप्रयोग, इसे तब तक नोट कीजिए। अब हम लोग हेनरी नियम का अनुप्रयोग देखेंगे। अनुप्रयोग का मतलब होता है उपयोग, उपयोग का मतलब यूज, एप्लीकेशन। क्या होता है? पहला मतलब हेनरी नियम का कहाँ कहाँ यूज होता है? दैनिक जीवन में, रोज के जीवन में। सोडा वाटर आपने देखा होगा, पानी बोतल आता है उसका सोडा वाटर, और कोल्ड ड्रिंक जिसको शीतल पेय ठंडा पेप्सी कहा जाता है, पेप्सी के नाम से फेमस है। उसमें CO2 मिला रहता है। CO2 मिलाया जाता है। जैसे ही हम पेप्सी का ढक्कन खोलते हैं तो पूरा गाज बन के ऊपर फेंकता है। गाज नहीं रहता, वो CO2 रहता है जो अधिक दबाव पे भरा गया रहता है। यानी उसकी विलेयता बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है, दबा दबा के CO2 भर दिया जाता है। जैसे ही ढक्कन खोलते हैं दबाव हट जाता है, वायुमंडल दबाव कम हो जाता है, बस CO2 बाहर निकल जाता है। यानी वही हेनरी नियम क्या कि P बराबर के H इंटू X, यानी दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी। दाब जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो CO2 उसमें बहुत ज़्यादा विलय हो गया। अब दाब जैसे ही ढक्कन खोले दाब कम हो गया तो विलेयता सारा निकल जाता है बाहर, विलेयता कम होने लगती है। तो ये हेनरी नियम तो यहाँ पे काम कर रहा है। फिर उसी तरह तो CO2 की विलेयता क्यों बढ़ाई जाती है? जानबूझ के। उसके ज़्यादा विलेयता से अच्छा लगता है, वो ठंडा बना रहता है। पेप्सी ये जो है पीने लायक रहते हैं, सोडा वाटर और कोल्ड ड्रिंक अच्छा लगते हैं पीने में, इसलिए। अब दूसरा कहाँ इसका उपयोग है हेनरी नियम का? तो गोताखोरों के लिए, जो गोताखोर समुद्र में जाके तैरते हैं, समुद्र में जो भी काम करते हैं, गोताखोर जिसको कहा जाता है। तो समुद्र की जब अधिक गहराई में जाते हैं ऑक्सीजन लेके, ऑक्सीजन का टैंक पीछे पीठ पर, तो अधिक दाब के कारण वायुमंडलीय गैसों की विलेयता रुधिर में अधिक हो जाती है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे समुद्र के तो ऊपर पानी ज़्यादा होता जाएगा। अब ऊपर पानी ज़्यादा है तो दबाव डालेंगे इनके शरीर पर, तो इन दबाव बढ़ता जाता है और दबाव उनके टैंक में भी बढ़ता जाता है। और दबाव बढ़ने के चलते अब जो टैंक में ऑक्सीजन है या जो भी वायुमंडलीय गैस है, केवल ऑक्सीजन ही नहीं रहता टैंक में, उसमें N2 भी रहता है, वायुमंडल की सभी गैसें रहती है। तो वो अब रुधिर में क्या हो जाएंगी? अधिक विलय हो जाएंगी। रुधिर मतलब खून। ऐसे ऐसे नीचे जा रहे हैं तो दाब बढ़ते जा रहा है, समुद्र में नीचे जा रहे हैं दाब बढ़ते जा रहा है, तो उनकी विलेयता भी क्या हो जाएगी? उनकी विलेयता हमारे खून में या गोताखोरों के खून में बढ़ती चली जाएगी। यानी वो खून में ज़्यादा ऑक्सीजन भर जाएगा। अभी तो सामान्य हम जो सांस लेते हैं तो हल्का ऑक्सीजन हमारे शरीर में खून में जाता है, लेकिन दबाव समुद्र के नीचे जाने पर ज़्यादा हो जाता है, खून ज़्यादा विलय हो जाता है शरीर। अब क्या होगा? तो पानी में रहने से तो कुछ नहीं होता, क्योंकि पानी में रहता है तो नहीं फर्क पड़ता, लेकिन जैसे ही बाहर आते हैं तो यहाँ पे बता रहा है
कि जब वे सतह की ओर आते हैं तो दाब कम होने के कारण, जैसे ऊपर आएंगे तो दाब अब हटता चला जाएगा। समुद्र के नीचे से दाब ज्यादा था, ऊपर आने लगे दाब कम होने लगा। अब दाब कम होने लगा तो विलेयता भी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। तो देखिए क्या होता है, तो कम होने के कारण जो घुली हुई गैसें थी वो बाहर निकलती हैं खून से। अब सांस नाक बगल बाहर निकलेगी, नाक के बगल से। तो इससे रुधिर में नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं। अब चूंकि एकाएक दाब हटा तो बहुत तेजी से निकलना शुरू करेंगे, और तेजी से निकालना शुरू करेंगे तो बुलबुले के रूप में हो जाएंगे। तो बुलबुले बन जाते हैं। अब ये क्या करता है, कोशिकाओं में अवरोध उत्पन्न कर देता है। कोशिकाएं जो हमारी है खून की, उनको रोक देता है खुद निकलने के चक्कर में। तो अब क्या हो सकता है, कह रहा है कि अवरोध उत्पन्न कर देता है, जिससे बहुत सारा दर्द होता है शरीर में, जिसे बेंड्स कहते हैं। या अत्यधिक पीड़ादायक और जानलेवा भी होता है। मतलब शरीर में दर्द होने लगता है, खतरनाक भी हो जाता है, कभी कभी जान भी ले लेता है गोताखोरों का। इस कंडीशन को बेंड्स कहा जाता है। अब इससे बचना है तो एक तरीका है कि बेंड्स से और नाइट्रोजन की रुधिर में अधिक मात्रा से। तो नाइट्रोजन है जो खून में अधिक मात्रा में घुल जा रहा है, और इसका जो जहरीला प्रभाव है उससे बचने के लिए क्या किया जाता है, गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग किए जाने वाले जो टैंक, ऑक्सीजन का जो टैंक लिया जाता है पीठ में, उसमें हीलियम मिलाकर तनु की गई वायु को भर दिया जाता है। हीलियम हम लोग जानते हैं कि हीलियम का सबसे केस ज़्यादा होता है, जिसका केस ज़्यादा होगा वो ज़्यादा विलेय नहीं होते। तो अभी हमने देखा सारणी में कि हीलियम का केस सबसे ज़्यादा ये कम विलेय होता है, इसलिए आप इनको वायुमंडलीय गैस में मिला देंगे तो ये फैल जाएगा, तो ऑक्सीजन को तनुकृत कर देगा इन गैसों को, और ये मिलने खून में ज़्यादा नहीं देगा। तो ये तनु अवस्था में इसलिए इसको मिलाकर तनु की गई वायु को ही उसमें भरा जाता है, और इस कारण से ये घटनाएं बेंड्स जैसी घटना गोताखोरों को नहीं होती। एक और पॉइंट है, उसको मैं लिख के आपको समझा देता हूँ, इसे नोट कीजिए तब तक। तीसरा हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तीसरा पॉइंट है कि अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब सतही स्थान से कम होता है। ये जो धरती है यहाँ पे नीचे जो है O2 ज़्यादा है। जैसे से ऊपर जाते हैं पहाड़ों की तरफ तो O2 का भाई ऊपर वायुमंडलीय दबाव कम है, यहाँ पे वायुमंडलीय दबाव ज़्यादा है तो O2 ज़्यादा है। यहाँ पे वायुमंडलीय दबाव कम है तो O2 की सांद्रता यहाँ पे कम होती है। यानी अधिक ऊंचाई वाले जगहों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब सतही स्थानों से कम होता है। आंशिक दाब मतलब यहाँ पे वायुमंडल का दबाव कहिए चाहे इसका खुद का आंशिक दाब PO2 कम होता है। और लोग जानते हैं कि आंशिक दाब जिसका ज़्यादा होता है ये P बराबर KH × X से, जिसका ये दाब ज़्यादा होगा उसी की विलेयता ज़्यादा होगी। आंशिक दाब जिसका ज़्यादा होगा वह विलेय ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे तो आंशिक दाब ज़्यादा होता है सतह पे, तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में अच्छे से रहता है। लेकिन यहाँ पे O2 कम रहता है सांद्रता, आंशिक दाब यहाँ पे कम हो जाता है ऊंचाई पे, तो वहाँ पे रहने वाले लोगों के शरीर में O2 बढ़िया से घुल नहीं पाता, विलेयता कम हो जाती है। वहाँ पे दाब कम होगा तो विलेयता भी कम होगी। तो क्या बोल रहा है, इसलिए इन जगहों पर रहने वाले लोगों और आरोहकों, जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं या जो चढ़ने वाले हैं पहाड़ पे, उनके रुधिर और ऊतकों में ऑक्सीजन की सांद्रता निम्न हो जाती है। अब यहाँ पे आंशिक दाब O2 का कम है तो ये ऊतकों में खून में कम मात्रा में विलय होगा, ज़्यादा विलय नहीं होगा। हेनरी का नियम यहाँ पे लागू हो रहा है। तो इसके कारण क्या होता है कि आरोहक कमज़ोर हो जाते हैं, ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं मिलेगा तो शरीर उनका कमज़ोर हो जाता है और वो सोच नहीं पाते हैं स्पष्ट साफ। इस लक्षण को क्या कहा जाता है, एनॉक्सिया। तो ये हेनरी नियम का अनुप्रयोग था। तो बस इतना ही ये टॉपिक था जिसमें मैंने पूरा कवर कर दिया, हर पॉइंट्स को पूरी तरह से क्लियर कर दिया। अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।